सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में 30 मार्च और 31 मार्च 2 दिन का बिहार करंट अफेयर्स या बिहार के न्यूज़पेपर में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करने जा रहा हूँ। कल वीडियो नहीं आ पाया था। कई सारा कमेंट या मेरे साथ इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF कहाँ मिलेगा इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दिया हूँ उस चैनल का, जहाँ पे PDF मैं शेयर कर देता हूँ। न्यूज़ पेपर एनालिसिस करके उसका नाम है, न्यूज़ पेपर एनालिसिस चैनल है, वहाँ पर आपको जो है ये वीडियो आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी उसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों का वीडियो और PDF वहाँ मिल जाता है। उसके बाद जो है ना, कई लोगों का ये कहना है कि क्या ये फ्रिज लगातार आएगा, ये डेली आएगा। हाँ, कभी कभी बीच में 1-2 दिन गैप हो सकता है, लेकिन ये मेरी कोशिश रहेगी कि डेली आपको ये सीरीज लाया जाए, जिसमें कि PT मेंस इंटरव्यू का जो भी इसमें आता है न्यूज़पेपर में, उसको मैं कवर करूं। तो आइए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें पहला ही जो एक न्यूज़ है कि अभी मैं कुछ दिन पहले जो एक रिपोर्ट आया था वायु प्रदूषण को लेकर कि बिहार में जो दरभंगा जिला में सबसे अधिक प्रदूषण है, पटना का भी स्थिति खराब था और भी कई जिले की स्थिति खराब था। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या सरकार प्रयास कर रही है, तो यहाँ पे एक अभी न्यूज़ है कि अक्टूबर से पटना, दानापुर, खगौल, फुलवारी में नहीं चलेगी डीजल बसें। दैट मीन्स कि डीजल बसें चलने से मतलब ये होता है कि वहाँ उससे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड खतरनाक गैस निकलती है, जिससे कि वायु प्रदूषण हो जाता है। अब यहाँ 31 सितंबर की मध्यरात्रि से सिटी बसों के परिचालन पर रहेगा प्रतिबंध। ये पटना नगर निगम के साथ दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ नगर परिषद की सीमाओं में अक्टूबर से डीजल चालित सिटी बसें नहीं चलेगी। इनकी जगह CNG बसें क्या होगी, चलाई जाएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वायु प्रदूषण को कम करने के दिशा में बिहार सरकार क्या प्रयास है, आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है बिहार का, तो वहाँ अगर CNG बसें सब जगह चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रदूषण का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो ये आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। बाकी सिटी बस प्रोत्साहन योजना के तहत जो है ना, ये सब जो है जो डीजल बस अभी है जिनके पास, वो CNG अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार जो है ना कुछ जो है ना अनुदान देगी। तो यानी कि CNG बसें खरीदने के लिए मिलेगा 30% का अनुदान। आप ये भी लिख सकते हैं उपाय में कि ऑब्वियस सी बात है जिनके पास अभी डीजल बस है उनके पास तुरंत उतना पैसा है नहीं कि तुरंत तो CNG बस खरीद लें। अब यहाँ सरकार को ही आगे आकर जो है ना ऐसे स्कीम को चलाना चाहिए। चलाई भी सरकार यहाँ पर दिख लिया है, सिटी बस प्रोत्साहन योजना, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या उपाय में, तो ध्यान रखिएगा PT के पर्पज़ से। नेक्स्ट चलते हैं। ये फिर देखिए, इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बिहार में प्राकृतिक आपदा उसका समाधान। अभी बिहार में जो लगातार ओलावृष्टि हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, काफ़ी फसल नुकसान हो गया। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा आपको कि बिहार प्राकृतिक आपदा से हमेशा या वर्ष भर प्रभावित रहता है, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी पे डिस्कस कर चुका है। इसको क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। बिहार वर्ष भर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित रहता है, इससे होने वाले आर्थिक नुकसान की चर्चा करते हुए इसके लिए कुछ आप उपाय आपदा प्रबंधन के बारे में बताइए। तो अब यहाँ जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या आर्थिक सामाजिक नुकसान होता है, जब तक आप फैक्ट नहीं डालेंगे तो आपका अच्छा आंसर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं बता रहा हूँ मेंस के कैसे इंपॉर्टेंट है ये। अभी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 17 से लेकर 21 मार्च में राज्य कि अलग जिलों में आई ओलावृष्टि या बरसात तूफान से जो फसल क्षति हुआ है। अब ये फसल क्षति कितना हुआ ये डेटा आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ इसको लेटेस्ट डेटा लिखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग जो है ना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, रोहतास जिले की कई पंचायतों में खरीफ फसल क्षति लगभग 33% से अधिक हुआ है और कुल लगभग 54,022 हेक्टेयर जो है ना ये मतलब कि एरिया को ये प्रभावित किया था। अब ये डेटा आप मेंस में यूज करेंगे, ओके, और यहाँ लिखेंगे कि ये आर्थिक नुकसान। बाकी जो भी बाढ़ आता है, सूखा आता है, उसका तो अलग डेटा आप डाल सकते हैं, लेकिन ये ओलावृष्टि का आप ऐसे करके लिख सकते हैं। और बाकी सरकार जो है इसके लिए जो है ना कितना रुपया 92 करोड़ रुपये की जो है ना स्वीकृति दिया है। अब यहाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर ये जो आपदा आई तो आपदा की वजह से देखिए सरकार का पैसा खर्चा हो रहा है 92 करोड़ रुपया, 92 करोड़। अगर ये नहीं आता तो यही पैसा किसी अन्य कामों में लगता है। इसलिए जो है ना, अगर कभी आप लिखेंगे बिहार अगर पिछड़ा क्यों है इतना अन्य राज्यों के मुकाबले, आप उसमें ये भी लिखेंगे कि बिहार प्रतिवर्ष जो है ना अपने नागरिकों के जो प्राकृतिक आपदा के लिए बहुत सरकार का पैसा खर्चा हो जाता है। ये सब बात आप लिखेंगे, ये सब बात आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं, जो कि बहुत लोग नहीं इस पर ध्यान रखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं खबर पे। हाँ, फिर यहाँ देखिए, राज्य के गांवों में बनेंगे अनाज गोदाम। आपको पता है कि हमारे कृषि क्षेत्र में जो सबसे बड़ी जो समस्या वो है कि उसका भंडारण
ठीक ना। बिहार या पूरे देश में किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, अनाजों का जो भंडारण करने की बहुत बड़ी समस्या है, खास करके ग्रामीण लेवल पे। मैं देखता हूँ अपने आसपास में, जब कभी मक्का या और वो गेहूँ या कोई फसल अगर कटता है तो किसानों को पास उसको रखने के लिए कहीं है ही नहीं, चूँकि रखने का कहीं उनके पास इंतजाम नहीं है, वो बहुत जल्दी ही उसको किसी सस्ते भाव में क्या करते हैं, बेच। जबकि अगर उनके पास क्षमता रहे कहीं उसको रखने का, तो वही चीज़ अगर कुछ दिन के बाद अगर वो बेचेंगे तो उनको अधिक दाम मिल सकता है। तो अब यहाँ पे गाँव में भी ना अनाज गोदाम बनाने का प्रयास सहकारी समिति के द्वारा जो है ना किया जा रहा है। चूँकि आपको पता है कि बिहार में जो है ना लगभग 8,463 पैक्स है, मतलब कि ये जो ना प्राइमरी सोसाइटी है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग बिहार में। तो इसको ना पैक्स को ना क्या किया जा रहा है, एक तो उन पर कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, उसके बाद जो है ना उसको पैसा दे के और भी जो उसका गोदाम है उनको ठीक किया जाता है। आप लिख सकते हैं कि बिहार में जो है ना कृषि क्षेत्र में सुधार हो रहा है, बस मतलब अगर लिखना, क्योंकि अनाज का बर्बादी होना मतलब कि बहुत ही खतरनाक है। भारत में से भी खाद्य सुरक्षा है, बिहार में खाद्य सुरक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है। तो आप यहाँ लिखेंगे ऐसे अनाज गोदाम बनने से कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा भी है ना लोगों को हो जाएगा प्रोवाइड। तो ऐसे करके लिंक करना है एक दूसरे को, आपके मेंस में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ देखिए पटना मेट्रो बन रहा है, आप लोग को पता है। तो इसमें पटना मेट्रो के लिए जो अब इसका तेज़ गति से होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जिसको जायका बोलते हैं, वो जो है 5,509 करोड़ रुपये का लोन मंजूर कर दिया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर इसमें आप और ज़्यादा अगर जाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ रुपया जो है इसको जायका इतना दे रही है, तो जिसमें कि 5,158 करोड़ कर्ज, जिसमें कि 1.7% लगेगा ब्याज, और 391 करोड़ का कर्ज जो है ना उसका है 0.001%। ये पीटी में अगर हो सकता है कभी बीपीएससी के जो कॉपी जो क्वेश्चन बनाएगा उठपटांग अगर उनको पूछना ही होगा तो ऐसा खतरनाक टाइप का पूछ, लेकिन पूछना नहीं, फिर आप याद रखिए क्या उनका इंटरेस्ट रेट है। बाकी जो यहाँ पे आपको पता है इसमें 2 कॉरिडोर बनेगा, कुल लंबाई कितना है 32.49। बाकी जो 2 कॉरिडोर है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक है। तो ये अगर आपको ये पूछेगा कि शहरीकरण बढ़ाने का, देखिए मेट्रो जो बनता है उससे क्या होता है ना, शहर विकसित होता है। दिल्ली है, बम्बई है या कलकत्ता, जहाँ भी मेट्रो है जो शहर है, उस शहर के विकसित होने में मेट्रो की बहुत बड़ी भूमिका। अगर पटना में अगर मेट्रो बन जाएगा, समझिए कि जो पटना का जो शहर है वो काफ़ी हाई फाई हो जाएगा। तो ये आप ये लिख सकते हैं मेंस में, इंटरव्यू में कहीं अगर कोई पूछेगा तो आप ऐसे करके इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये बता ही दिया कि जो अभी जो ओलावृष्टि वाले 6 जिलों में 33% फसल क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, और सरकार जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्द से उनको किसानों को सहायता राशि दिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये देखिए ये भी आपके लिए ऐसे के लिए हो सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है कि जनवरी में रिकॉर्ड 19 लाख देशी पर्यटक आए बिहार। तो मैं ऐसे का एक टॉपिक बताया हूँ कि पर्यटन की बिहार में क्या संभावना है, ये ऐसे में आज ये पूरा ऐसे ही आ सकता है। अब यहाँ पे आपको जब भी कभी आप पर्यटन को लेके ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहली बात आपको दिखाएंगे कि पर्यटन के बारे में कुछ बातें लिखेंगे, फिर यहाँ दिखाएंगे बिहार में पर्यटन कितनी संभावना आप देखेंगे। यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल है, प्राकृतिक स्थल है, कैसे धार्मिक स्थल है, उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ जैसे कि नदी है, ऐसे कई सारे आप अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक कीजिए कि कई सारा यहाँ ऐसा जगह है जहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। फिर इसमें लिखेंगे सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, उसमें क्या अभी भी कमियां हैं, आगे क्या करने की आवश्यकता है। अगर ऐसे अगर सब में अगर 100 वर्ड का अगर 10 पैराग्राफ लिखेंगे आपका ये भी आंसर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये कुछ डेटा डाल सकते हैं कि बिहार में लोग जो है ना अभी घूमने आ रहे हैं, बस ये डेटा याद रखिएगा। बाकी इसमें दिया हुआ है इस वर्ष जो है 19 लाख मोटामोटी याद रखिएगा, जिसमें कि पर्यटन जो आ रहे हैं। बाकी डेटा एक बार देख लीजिएगा, इसमें बहुत ही डेटा है, ठीक ना। बाकी पटना में सबसे अधिक लोग घूमने आ रहे हैं, राजगीर, नालंदा, बोधगया के बदले पटना इस बार अधिक लोग आ रहे हैं, ठीक ना। बाकी राजगीर भी है, बोधगया भी है, नालंदा चौथे स्थान पे है, ठीक ना। तो आप इसको बाकी लोग वैशाली, भागलपुर, बांका, मुंगेर, रक्सौल, गया सहित भी लोग घूमने पर फिरने जा रहे हैं। तो ये मेंस के लिए आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, मैं पूछता है आपका पॉलिटी सेक्शन सेकंड में कि भारत में जो चुनाव होता है, जो बिहार में जो चुनाव होता है उसका मतदान व्यवहार क्या, मतलब कि मतदान व्यवहार मतलब होता है वोटिंग बिहेवियर, मतलब कि जनता किस बेसिस पे वोट करती है। जैसे कि आप देखे होंगे हमारे यहाँ जब भी चुनाव भारत या बिहार में कहीं भी होता है तो वहाँ पे जो वर्तमान मुद्दे भ्रष्टाचार, महंगाई, जातिवाद, कई सारे ऐसे मुद्दे पर लोग वोटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं मतदान व्यवहार। तो यहाँ देखिए अभी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाला है, 10 मई को वोटिंग होगा और तय का नतीजा आएगा। ये चुनाव निर्वाचन आयोग घोषणा कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल लाइन, भ्रष्टाचार, आरक्षण, जाति पर तय होगा
कर्नाटक विधानसभा का रन। आप सिंपल ध्यान रखिएगा कि भारत या बिहार का जो मतदान बिहेवियर किस बातों पर डिपेंड कर रहा है। आप यही भ्रष्टाचार, आरक्षण, जाति, कुछ तत्कालिक मुद्दे, ठीक ना, आप बाकी कुछ नेता भी काफ़ी फेमस होते, जैसे मोदी जी हो गए या इंदिरा गांधी या नेहरू जी, तो ये सब ना वोटिंग बिहेवियर है। मैं अलग से इसका लेक्चर लूंगा वोटिंग बिहेवियर का मेंस के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे डिस्कस कर देंगे। बाकी ये ध्यान रखिएगा, इतना जो बताया। बाकी यहाँ लिखा भी भाजपा की सबसे बड़ी मजबूती वीर शैव लिंगायत वोट बैंक है। देखना यहाँ पे, इसके बाद इतना प्रतिबद्ध, मतलब अभी भी अगर देखा जाए कि जो कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट जाति जो है ना, उसका राजनीति में यूज होता है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। मतलब कि आप ऐसे कर सकते हैं कि चुनाव में जो जाति की जो भूमिका है, ना केवल कैंडिडेट को चुनने में, उसके बाद जो है ना केवल मंत्री जब गठन होगा उसमें, इन सब में जाति का कहीं ना कहीं रोल आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ देख सकते हैं जब इतना परसेंट जाति का अलग दिया हुआ तो इसका तो रोल है ही, चाहे बिहार या किसी अन्य राज्य में हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये मत्स्य पालन में बिहार की स्थिति अभी क्या हुआ, यहाँ पे अभी कृषि ऋण 4 आ रहा है बिहार में, तो यहाँ पे जो है ना 2028 तक 12.7 लाख टन मछली उतना का लक्ष्य किया गया। और इसके लिए ना कई सारे जो ना मत्स्य सहायक जो कि मछली पालन में कुछ सहयोग कर सके, ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाएगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मेंस में पूछ सकता है कि बिहार में मत्स्य पालन की क्या संभावनाएं हैं, या बिहार के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मत्स्य क्षेत्र का क्या योगदान है। तो सिर्फ ऑब्वियस सी बात यहाँ पे आप पहले ये दिखावा कि मत्स्य पालन के बिहार में क्या संभावना है। आप यहाँ देखेंगे बिहार में नदियों का तो भरमार है, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बहुत सारी नदियाँ हैं। एक तो नदी का बहुत संख्या, दूसरी बात यहाँ चौर है, मन है, जिसका को काफ़ी एरिया में फैला हुआ, जहाँ हमेशा पानी रहता है, वहाँ तो मछली पालन का बहुत ही अपार संभावना है। आप ऐसे दिखा देंगे। फिर अब बिहार सरकार जो है ना कई तरह के प्रयास कर रही है मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो इसमें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एक तो इतना लक्ष्य रखा है, कृषि रोड मैप में मछली पालन पर लक्ष्य है। बाकी मत्स्य सहायक का बहाल किए जाएंगे, लगभग 2000 से अधिक किए जाएंगे। आगे यहाँ लिखा हुआ चौर विकास, जलाशय मछली, ये सब जो नए तालाब को बनाया जा रहा है, उसको रिपेयर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें मछली पालन का अधिक संभावनाएं हैं। और यहाँ पे लिखा भी है कि जो मछली के बीज उत्पादन, मछली बिक्री, केंद्र निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए 3000 करोड़ खर्च होंगे। 23-28 के चौथा कृषि रोड मैप अप्रैल के प्रारंभ में ये लागू हो जाएगा। इतना ध्यान रख सकते हैं। कहने मतलब ये है कि आपका जो है बिहार में इसमें काफ़ी संभावना है। और यहाँ लिखा भी 21-22 में जो है ना 7.62 लाख टन हुआ, ठीक है, जिसमें कि लक्ष्य था 8 लाख टन। तो इसको ध्यान रखिएगा, मतलब मोटामोटी पूरा ही हो गया है। नेक्स्ट, हाँ, ये अब पीटी के लिए ध्यान रखिएगा। अभी पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा विनोद चंद्र बने हैं, 44 नंबर के हैं। इनको शपथ कौन दे रहा है? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर जी। इसको बस ध्यान रखें, पीटी में ये पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये देखिए इनका एक लाइन, जो कल जो शपथ ग्रहण समारोह था, परसों था, सॉरी 30 तारीख को, इसमें जो है इनका एक स्टेटमेंट है, ये अभी जो बने हैं, इनका एक कहना है कि पटना आना मेरे सौभाग्य की बात। ये क्या बोल रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश ने पटना आने पर खुद को सौभाग्यशाली बताया है। शपथ ग्रहण के बाद न्यायाधीशों और वकीलों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह केवल इतनी दूर महात्मा बुद्ध, महावीर सहित महात्मा गांधी के सत्याग्रह की धरती की सेवा करने आए। जब भी कभी आप ऐसे लिखा, देखिए कई लोगों का ये डाउट होता है क्या ऐसे में हम किसी नेता का नाम लिख सकते हैं? नेता का नाम लिखने से बेहतर है कि आप ऐसे जज का नाम लिखिए। जज तो संविधान का रक्षक है, आप उनका जज का तो मतलब कहीं ना कहीं कोडिफाइड डाल ही सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बात बोले हैं, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी 44 नंबर के बने हैं, इतना रखिए। बाकी ये पहले केरला हाईकोर्ट के थे। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये पीटी में कि अप्रैल से हर घर नल जल सेवा वाहन की होगी शुरुआत, ताकि जो हर घर नल जल है, कहाँ समस्या है, कहाँ पानी नहीं आ रहा है, कहाँ पानी है, उन सब चीज़ों के लिए वाहन सेवा शुरू की जा रही है। बस इसको ध्यान रखिएगा, मेंस या पीटी में अगर कहीं पूछेगा तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक अभी आया है कि जब नेता राजनीतिक धर्म का उपयोग बंद कर देंगे तो हेट स्पीच अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी हमारे राजनीति में, भारत या बिहार राजनीति में एक सबसे बड़ी समस्या आई है हेट स्पीच की। कोई भी नेता कुछ भी, चाहे कोई भी पद का हो, चाहे पीएम, सीएम, सांसद, एमएलए, कोई भी हो, उनके लिए हेट स्पीच मतलब लगता है उनको चुनाव जिता देगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लोकतंत्र की, अगर आप कभी ये पूछेगा कि लोकतंत्र की क्या खामियां, अगर हमारे भारतीय चुनाव पद्धति की क्या खामियां हैं, तो आप इसमें एक लिखा था हेट स्पीच बढ़ता जा रहा है। एक दो एग्जाम्पल आप देख के कर सकते। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि
लोगों को खुद को संयम में रखना चाहिए। अदालत अब कितने पर शुरू करे अपमानना की कार्रवाई, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास और भी अपना काम है। अगर ये जो हेट स्पीच इतना मामला अगर वहाँ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट अपने काम से क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। अब यहाँ उन्होंने कहा भी है, कोर्ट ने कहा कि पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों को सुनने के लिए दूर दराज से लोग आते थे। अब अगर कभी निबंध लिखना ही पड़ जाए तो कई लोगों का ये होता है किनका नाम लें किनका नाम नहीं। देखिए जवाहरलाल नेहरू हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी, सब एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका आप ऐसे में यूज नाम कर सकते हैं। हाँ, किसी ऐसे नेता का जो कि जिनका बैकग्राउंड सही नहीं तो ऐसे था यूज करना था आपके लिए सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, वही पूरा कर देख लीजिएगा। इसमें हेट स्पीच का मैं इसका ऑलरेडी एक क्वेश्चन करा भी चुका हूँ हेट स्पीच के बारे में, मेंस की जगह नहीं, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ ये जो ना डिजिटल नक्शे पर देखिए वार्ड और गांव एक क्लिक पर थाना अस्पताल। अब ये काफ़ी अच्छा हो गया हमारे बिहार में जो है ना GIS मतलब कि भौगोलिक सूचना प्रणाली लागू हो गया है। अब आपका मोहल्ला, गांव, घर, खेती बाड़ी सब आप एक ऑनलाइन क्लिक करेंगे, नेट पर जाके आप सब कुछ पता करेंगे। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, पहली बात तो एक होता है ई शासन, ई गवर्नेंस होता है ना। अब ये कहीं ना कहीं बिहार में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद करेगा। अगर कोई पुलिस है, मान लीजिए पुलिस को किसी ऐसे एरिया में सर्च करना जहां उनको पता ही नहीं कैसे जाएंगे, अब वो आराम से एक क्लिक करेंगे पता कर लेंगे। या कोई अधिकारी है, कोई कुछ भी है, या कोई आपदा आ गया, कोई बाढ़ आ गया, कोई सूखा आ गया, तो वहाँ पे ऐसे GI मैपिंग जो है काफ़ी काम आएगा। ये साइंस टेक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। और एक बार BPSC ऑलरेडी पूछ चुका है कि ई गवर्नेंस के दिशा में बिहार सरकार क्या करे। ये भी एक बड़ा कदम है कि अब सबको अपडेट नेक्स्ट टाइम आपका हो गया है, इसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि पुलिस को फायदा होगा या कॉलेज से लेके स्कूल का कहीं भी आपको जाना है आप इस नक्शे के जरिए आराम से जा सकते हैं और जानकारी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ ये प्रतिदिन साइबर के 100 से अधिक मामले आते हैं। एक क्वेश्चन है कि भारत में जो आपका भी प्रोग्राम चल रहा है कौन सा, डिजिटल इंडिया, इसकी क्या कमियां हैं या इसके सामने क्या चुनौतियां, या बिहार में जो है ना साइबर कहता हूँ कि कंप्यूटर को लेके क्या प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि देखिए सबसे बड़ा चीज़ है साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए सरकार को रोकना बहुत ही क्या है जरूर। आप किसी भी डेटा लिख लीजिए यहाँ पे कि 1 से लेकर 26 मार्च के बीच हेल्पलाइन नंबर इतना पर जो है ना 3482 शिकायतें दर्ज हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि साइबर डिजिटल इंडिया अगर हम बढ़ावा देंगे तो इस तरह घटनाओं को रोकना बहुत ही जरूरी। इसके लिए हमको अच्छी IT टीम बनानी पड़ेगी। अगर कोई इस तरह का फ्रॉड करता है तो उस पर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, अलग से कई कानून बनाने पड़ेंगे। तो ये सब आप मेंस में इसको पुट कर सकते हैं। अगला, हाँ ये जैविक कृषि, इसका मैं डिस्कस करूंगा। तो अब यहाँ पे बिहार के सभी 38 जिलों में अब होगी क्या जैविक कृषि। पहले था 13 जिले में, अब पहले था सिर्फ गंगा के किनारे था, अब इसको बिहार सरकार का कहना है कि नहीं हम पूरे अब राज्य में ये जैविक कृषि हम क्या करेंगे फैलाने जा रहे हैं। बस इसको मैं डिस्कस कर दूंगा, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ ये राज्य में जो है ना अब जो है ना 1 अप्रैल से, जो कल जो 1 अप्रैल है उसमें ना टोल दरें अब 10% तक बढ़ जाएगी, मतलब 5 से लेकर 10% हो जाएगा। ये अगर PT में कहीं पूछ देगा तो यहाँ लिखा राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति टोल प्लाजा से अब कल यानी 1 अप्रैल से दरी बढ़ से पथकर की वसूली की जाएगी। 5 से 10% की वृद्धि अलग अलग टोल प्लाजा पर की गई है। नेशनल हाईवे पर बिहार में 29 टोल प्लाजा है, अगर देख लीजिए, बाकी खास इंपॉर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हाँ ये 259 उद्योगों को 337 करोड़ विकसित भूमि मुहैया कराई गई। आपको पता है कि बिहार सरकार जो है उद्योगों के विकास के लिए काफ़ी काम कर रही है। उसके लिए एक अलग से प्राधिकार, इसका नाम है बियाडा, बिहार औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार। ये इसने अभी राज्य में 259 नई इंडस्ट्री के लिए 237 एकड़ भूमि अभी क्या की उपलब्ध कराई है। इसका यही काम है बियाडा का कि अगर कोई नई कंपनी आती है इसका भूमि अधिग्रहण किया जाए और भी उनको कुछ सुख सुविधाएं देने का ये बात करती है। तो यहीं पे लिखा है कि इतना आपका क्या कहते हैं इन्वेस्ट होगा, ठीक ना। बाकी ये ज़मीन के बारे में, छोटे बड़े जो उद्योग हैं उसको 10,000, अब ज़मीन अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो नए उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है ना। ये सब आपको ध्यान रखना। बाकी इसमें क्या वही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्टील, चमड़े सब का निर्माण किया जाएगा। तो ये एक ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिए, राज्य में 75 औद्योगिक क्षेत्र है। देखिए औद्योगिक क्षेत्र का मतलब है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर सिर्फ उत्पादन का ही काम होता है, वो कपड़ा का हो सकता है, वो स्टील का किसी का भी हो सकता है। तो बिहार में भी लगभग कितने हैं, 75 हैं। तो ये भी आप अगर लिखना हो तो कि अभी कितने हैं तो ये 75 आप इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, या एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि बिहार के औद्योगिक विकास के लिए जो है ना क्या क्या सरकार प्रयास कर रही है, आप ऐसे बातों को यहाँ पे लिख सकते हैं। बिहार का आपको जानकारी देना ही पड़ेगा तभी आपका अच्छा होगा। बाकी यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र होता है वहाँ सरकार क्या करती है, अच्छे रोड, सड़क पे बिजली, ये सब प्रोवाइड करती है और काफ़ी सस्ते रेट पे यहाँ सरकार देती है ताकि यहाँ पे निर्यात के लिए सामान बन सके।
अगला बिहार में अगर स्वास्थ्य सेवा भी 67 में मैथ्स में क्वेश्चन पूछा था कि अभी 434 प्रखंडों में हो रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, ग्रामीण अस्पतालों में 5000 अतिरिक्त बेड की मिलेगी सुविधा। आप ये भी लिख सकते हैं बिहार सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या काम कर रही है, बाकी उतना फैक्ट डेटा मत याद रखिए, हाँ लेकिन सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर भी काफ़ी क्या किया है, फोकस कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा था फिलिपियो में एक बार मेंस में कि बिहार अन्य राज्यों के मुकाबले खेल में इतना पिछड़ा क्यों है, इसकी वजह क्या वजह है, तो आप इसका मैं एक बार पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसी तक सीरीज में। अब यहाँ देखिए अगर इसके लिए क्या सरकार उपाय कर रही है, देखिए उपाय यहाँ लिखा हुआ है, सभी जिला मुख्यालय में शुरू होगा खिलाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतलब कि सब जगह लगभग ना देखिए 14 खेलों में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जा रही है, एथलेटिक, वॉलीबॉल, सब खेल का नाम है। और यहाँ पे जो है ना इन सब खेलों का अगर ट्रेनिंग दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बिहार में खेल को बढ़ावा मिलेगा। और अभी नीतीश कुमार जी का तो कहना भी है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो अगर आपको कभी मेंस में या कभी ऐसे में अगर ये सब लिखने की बात आ जाए कि बिहार की क्या समस्या और क्या आगे करना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार जो युवाओं का राज्य है, तो यहाँ पे अगर हम खेल को बढ़ावा देंगे तो काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। तो आप इसको मेंस में कहीं ना कहीं चिपका सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी कई जगह निर्माण हो रहा है स्टेडियम का निर्माण ताकि बच्चे वहाँ खेल सके, और भी जो सुविधाएं बेसिक पहुँचाने का सरकार का प्रयास है। तो ये आपका ना पीटी हो गया। बाकी आइए आप आज का मॉडल डिस्कस करते हैं। सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, इन खेती की प्रमुख विशेषताओं, इससे होने वाले लाभ, भारत और बिहार सरकार के द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी बीपीएससी में पूछ चुका है, आगे भी इसका आने का अधिक चांस है। बाकी बिहार में इसकी क्या संभावना है उन सब लिखों का आपको आराम से लिख सकते हैं। इसको मैं काफ़ी अलग अलग डायमेंशन से बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात देखिए, इसका एक अच्छा सा आपको परिभाषा पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, जो विश्व के 120 से अधिक देशों में जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका कहना है, उनके अनुसार जो है जैविक कृषि एक न कहीं सतत और धारणीय विकास से प्रेरित है, जो जमीन के पारिस्थितिक व मानव स्वास्थ्य में बैलेंस बनाए रखती है। अर्थात कृषि की एक ऐसी पद्धति जिसमें कि रासायनिक उर्वरक की जगह गोबर खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर और जैव कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। आपको ये भूमिका, आपको ये परिभाषा आपको लिखना चाहिए बेहतर नंबर के लिए। बाकी भारत का पहला राज्य था सिक्किम, जहाँ पे जैविक राज्य बना था, ये यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो भारत में क्यों है इसकी आवश्यकता, बिहार में क्यों है इसकी आवश्यकता, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आज जब भारत के या बिहार के अधिकतर राज्य प्रथम हरित क्रांति के पर्यावरण समस्या, मृदा अपरदन, जलाकांत, इस सब से जूझ रहा है, वैसी स्थिति में जैविक कृषि भारत या बिहार जैसे राज्यों में खाद्यान्न कृषि प्रधान देश राज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मतलब यहाँ पे आप भारत बिहार ले देंगे अगर क्वेश्चन पूछेगा बिहार स्पेसिफिक तो। हाँ, अब यहाँ पे ये जो अगर हम कृषि करेंगे एक साथ कई समस्याओं का इसमें निदान हम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका क्या, आप जैविक जो कृषि उसका क्या मैंने विशेषता क्या है, अगर उसका लक्षण क्या है, देखिए वही है, आपको परंपरागत खेती इसमें होता है, ठीक ना, इसमें हरी खाद, फसल चक्र, पशुपालन, जैव उर्वरक, परंपरा, इस सब वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषता हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कृषि की परंपरागत पद्धति है जिसके तहत खेतों की गहरी जुताई नहीं बल्कि कि ऊपर खरपतवार, हाथ से ही खरपतवार हटाकर छोटे गड्ढे में बीज को डायरेक्ट हम डाल देते हैं। हरी खाद, मतलब हरी खाद का मतलब यहाँ पे ये है कि गोबर का खाद, केचुआ आदि का प्रयोग किया जाता है। फसल चक्र, मतलब कि लगातार एक ही फसल नहीं उगाते हैं, आज इस साल कुछ और नेक्स्ट ईयर कुछ और। पशुपालन भी इसमें करते हैं, पर्यावरण के लिए हितैषी ये सब है, और ये कहीं ना कहीं मृदा को संरक्षण करने का काम भी करता है, और कम लागत है अधिक लाभ है, ये इसका विशेषता है। बाकी इसका लक्षण, सॉरी ये डबल हो गया पेज। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है इसका क्या लाभ है। देखिए जब भी कभी मैं बार बोलता हूँ, जब भी कभी आप मेंस का जब आंसर लिखा तो कई सारे अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक करके लिखा है। देखिए जैविक कृषि का लाभ, देखिए कई एंगल से आप इसको दिखा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला एंगल है किसानों को क्या लाभ होगा, पर्यावरण को क्या लाभ होगा, फिर आप इसमें दिखा सकते हैं कि मृदा को क्या लाभ होगा, फिर उपभोक्ता को क्या लाभ होगा, और अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा। जब भी मैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराता हूँ तो इसमें इसी बात का मैं ध्यान रखता हूँ कि एक आंसर लिखने से पहले आप उसको कई डायमेंशन में ब्रेक कीजिए, तभी आपको एक अच्छा नंबर मतलब आ सकता है। यहाँ देखिए अब किसानों के लिए क्या लाभ है, ऑब्वियस सी बात है, भूमि उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होगा, सिंचाई कम लगेगी, इसमें कृषि लागत भी कम हो जाएगा, आत्मनिर्भर किसान होंगे और अत्यधिक उनको मुनाफा होगा। एक किसान को पर्यावरण को क्या फायदा होगा, भूमिगत जल में वृद्धि होगा, मिट्टी और जल प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा, कचरे का पुनः प्रयोग कर सकें, और जैव विविधता का कहीं ना कहीं संरक्षण होगा। फिर देखिए अर्थव्यवस्था को क्या होगा, हमारे देश या राज्य की अर्थव्यवस्था निर्यात में वृद्धि होगी, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है मार्केट में। आप देखिए शहरों से लोग ग्रीन टी पीते हैं, दैट मीन्स कि जो
शहरों में भी मोटापा बढ़ रहा है लोगों का, अभी ऑर्गेनिक मतलब कि प्रोडक्ट खाना चाहते हैं लोग, तो ये और शहरीकरण बढ़ रहा है तो इसका खेती का डिमांड भी बढ़ेगा। तो आप ऐसे लिंक करके देखिए, जब भी कभी कोई चीज़ लिखा है तो लिंक कीजिए कि जैविक शहरीकरण बढ़ेगा तो लोग शहर में काम करेंगे, तो ऐसे और मोटापा बढ़ेगा और भी परेशानी होगा, तनाव होगा। ऐसे जगह ऐसे प्रोडक्ट अगर वो यूज करेंगे खाने में तो उनका चीज़ें सही रहेगा, क्योंकि हम लोग प्रकृति की ओर जा रहे हैं। पहले हम लोग आधुनिकरण कर रहे हैं, हम लोग प्रकृति की ओर जा रहे हैं, तो ये सब लिंकेज करना आपको सीखिए। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अर्थव्यवस्था में निर्यात में वृद्धि होगा, घरेलू और कृषि आधारित उद्योग की स्थापना होगी, फसल लागत कम होगा, किसान की आय वृद्धि होगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि होगा, रोजगार बढ़ेगा और संसाधन का भी क्या होगा, कहीं ना कहीं बचाव होगा। उपभोक्ता क्या होगा, उपभोक्ता देखिए क्या होगा, पहली बात तो ये होगा कि उपभोक्ता को जल बचेगा, ठीक ना, पौष्टिक आहार मिलेगा, बेहतर स्वास्थ्य होगा, बीमारी से लड़ने की क्षमता मिलेगी और बच्चे और बूढ़े पर इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा उपभोक्ता के दृष्टिकोण से होगा। तो ये आप ऐसे करके एंगल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इन लाभ को देखते हुए भारत और बिहार सरकार देखिए क्या क्या प्रयास कर रही है। भारत सरकार का देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद में स्थापित किया गया, परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 शुरू किया गया, सब्सिडी दिया जा रहा है। 2018 में 35 लाख हेक्टेयर पर इसका खेती मतलब खेती हो रहा है और इतना लाख उत्पादन हुआ। अभी लेटेस्ट डेटा इसमें जोड़ लीजिएगा। बाकी बिहार सरकार गंगा किनारे 13 अब 38 जिला कर दीजिएगा। सिक्किम से बिहार सरकार ने समझौता किया है। जैविक कृषि की सरकार 50% अनुदान में दे रही है और कृषि लोन में 4 यहाँ लिख दीजिएगा, 3 में भी था 4 में भी है। और बाकी जल जीवन हरियाली मिशन के तहत भी कहीं ना कहीं इस पर बढ़ावा दिया जा रहा है। बाकी स्मार्ट कृषि किया जा रहा है बिहार में। तो ये सब आप इसको लिख के आंसर को खत्म कर सकते हैं। बाकी एक अंतिम हुई आगे की राह। हाँ, कुछ इसमें दिखाई क्या समस्या है। देखिए समस्या ये है कि एक ना इसमें लेबर बहुत अधिक लगता है, हाथ से सब कुछ करना पड़ता है, एक समस्या। दूसरा है कि जैविक खाद उतना नहीं है हमारे बिहार या मतलब कि भारत में, अधिक समय लग जाता है, लेकिन उत्पादन कभी कभी इसमें कम हो जाता है। जनसंख्या बढ़ रहा है, अब अगर आप उत्पादन अगर कम होगा तो हमारी बढ़ती जनसंख्या कैसे पूरा करेगा। और ये तुरंत गरीबी इससे नहीं खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें उत्पादन कम होता है। केमिकल खाद डालने से उत्पादन अधिक होता है, तो इसमें आप गरीबी को खत्म करने में ज़्यादा मतलब कारगर नहीं है। और इसमें शिक्षण पर काफ़ी क्या है, देश या राज्य में कमी है। तो आप जब भी कोई चीज़ देखा था बिहार के लिए और भारत के दोनों को कंपेयर करके पढ़ें, मतलब इसका मतलब ये है कुछ समस्या है। अब आगे की राह दिखा दीजिए। द्वितीय हरित क्रांति में अनिवार्य बनाया जाए इसको, किसानों को सब्सिडी और अनुदान राशि बढ़ाई जाए, जैविक उत्पादों को बाजार में ब्रांड दिया जाए और जैव तकनीक संस्थाओं को स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की जाए। मतलब ये हम हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई एक ऐसा आंसर हो जहाँ पे आप आगे की राह दिखाने कुछ बात हो, 2-3 बात जरूर लिखें, चाहे IR में हो या पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, यहाँ पे आप आगे की राह दिखा सकते। हिस्ट्री में क्या दिखाएंगे, तो आप ऐसी चीज़ों को ध्यान रखें। बाकी सब लिख के निष्कर्षतः जैविक कृषि एक सदाबहार खेती है जिसके अनुप्रयोग और से सतत भारत की कृषि मौजूद पर्यावरण समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही UNO के SDG लक्ष्यों को भी प्राप्ति की जा सकती है। आप ऐसे करके इस आंसर को आराम से खत्म कर सकते हैं। ये तो हो गया आज का मोर आंसर। बाकी अब इसको एक बार देख लीजिए। बाकी इसका PDF जो है ना, हाँ एक और इसका PDF जो है ना उसी चलिए मैं सेंड कर दूंगा। बाकी जो है कल जो भी होगा उसको देखेंगे। इसको आप लोग अच्छे से देखें, इसको लिखने का कोशिश जाकर खास जिनका सीख रहे हैं BPSC को PT देना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 68 वाले के लिए तो और भी, क्योंकि डेली मैं 1 या 2 मेंस का ही क्वेश्चन डिस्कस करूँ, कहीं ना कहीं ये सब एग्जाम में आएगा। अभी ये लेक्चर फिर 10 मार्च से शुरू हुआ है, आज 31 मार्च, लगभग 20 दिन में इसको कर चुका हूँ और इस 20 दिन में लगभग 20 मॉडल आंसर भी डिस्कस कर चुका हूँ। वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे पर डे करूँगा। तो बाकी इसको कर, बाकी जो है कल हम मिलते हैं। थैंक यू।